ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं जी। 9:08 का वक्त हुआ चाहता है। फटाफट से खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि गैर सरकारी रजाकार तंजीमें, जिन्हें आप एनजीओज कहते हैं, उनको लेकर हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है। क्योंकि अक्सर शिकायतें ये आ रही थी हुकूमत की तरफ से ग्रांट इन एड मिलने के बाद, मुआवनत और मदद मिलने के बाद वो पैसा उन प्रोजेक्टों पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्टों को डाइवर्ट करके वो पैसा किसी और काम के लिए लाया जाता है। और अब यही वजह है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है एनजीओज के लिए और इदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जिन्हें ग्रांट इन एड मिलता है। ग्रांट इन एड को जमीन की खरीदारी के लिए, बिल्डिंग की तामीर के लिए या कोई मशीनरी लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जमीन की खरीदारी नंबर 1, बिल्डिंग की तामीर नंबर 2, मशीनरी खरीदना नंबर 3। तीनों पर पाबंदियां आयद कर दी गई है सरकार की तरफ से और साफ कर दिया गया कि गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3 कि सैंक्शन अगर अब एक प्रोजेक्ट के लिए काम हुआ है, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम ये थोड़ा सा पैसा यहां पर भी लगाए ताकि दोनों काम चल सके, तो ये अज खुद मकामी एनजीओ नहीं कर सकती है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें परमिशन लाना होगा और परमिशन के बाद ही ये पॉसिबल होगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सरकारी गाइडलाइंस और क्या कुछ कह रही है, एनजीओज का क्या कुछ कहना। सीधे श्रीनगर फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एनजीओज पर नकेल कसने की बात, क्योंकि एनजीओज के हवाले से अक्सर ये खबर थी कि पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होता है, डिवाइड किया जाता है, बिल्डिंगें बनाई जाती है, प्रॉपर्टियां खरीदी जाती है, लेकिन बुनियादी सतह पर काम नहीं हो रहा है। अब ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं और जो गैर सरकारी रजाकार तंजीमें हैं, एनजीओज है, उनका क्या कुछ मानना है? देखिए, अगर हम इन गाइडलाइंस की बात करें तो एक अहम गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो लगातार एनजीओ की बात हो रही थी तो एक अच्छा खासा पैसा उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो उनका प्रोजेक्ट था, जो उसके काम थे, जिन प्रोजेक्टों पे वो काम कर रहे हैं, वो खाली उन पे काम नहीं करते, लेकिन उनको बाकी तरफ से ये भी डाइवर्ट किया जाता था। खासकर अगर हम बात करें, अगर किसी के पास कोई मखसूस प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम करता था, लेकिन वो उसके साथ एसेट्स भी बनाता था, वो उसके बिल्डिंग भी बनाता था या बाकी चीज भी करता था। लेकिन अब सख्ती से गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है कि जो पैसा आपको दिया जाता है वो आप उसी चीज में कर सकते हैं जिस मेरिट के बेस पे आपको ये दिया गया। अगर आप चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं तो आपको सिर्फ उसी पे काम करना है। आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप एसेट नहीं बना सकते, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पैसा आप किसी दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, या अगर आप चाइल्ड लेबर पे बात करते हैं, आप किसी चाइल्ड को रेस्क्यू करते हैं, तो इसके बाद आप चाहते हैं आप इस बच्चे की रिहेबिलिटेशन हो, तो आपको पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेनी है कि मैं ऐसा करने चाहता हूं। उसके बाद जैसी आपको परमिशन मिलेगी तो उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा होता था कि एक मनमानी रहती थी एनजीओ की तरफ से, जहां पे उनको अच्छा लगता था वहां पे पैसा करें। और इसके बाद ये एक अहम बात की गई है कि आपको हर बार इसको इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना है, यानी जिस वक्त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चाहेगा वो उस वक्त इस पे वेरिफिकेशन करेगा, इसकी इंस्पेक्शन करेगा, और उसके बाद आपको सारे एसेट जो रेडी रखने हैं, डिटेल रिपोर्ट आपको सामने रखिए, ताकि जो आगे इससे पहले जो इश्यू सामने आते हैं वो न आए। और अगर आप इस चीज में फेल होते हैं तो जो पैसा आपको दिया गया है वो आपको वापस देना होगा, और जिस तरीके से फिर गवर्नमेंट चाहे वो उस तरीके से वो पैसा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट से ग्रांट एंड एड वसूल करता है, जिनको हम देते हैं, अगर ये सोसाइटी आगे जाके फेल होती है तो जिसने उन पैसों से जो भी एसेट्स बनाए हैं उनको हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट उनको अपनी तहवील में लेगी, उनको अपने अंडर करेगी। और जैसे ही जब भी गवर्नमेंट चाहे, जब भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चाहे, वो उस वक्त इंस्पेक्शन कर सकता है और उस वक्त उनको एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। उसके साथ साथ ये भी गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस में आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, आपके मुलाजिमों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली इस बात पे फोकस किया गया है कि आप ये पैसा बिल्डिंग बनाने में नहीं लगाएंगे या बाकी चीजें एक्वायर करने में नहीं लगाएंगे। खाली उस चीज पे आपको फोकस करना है जिसके लिए आपको पैसा दिया गया है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। जब आपको पैसे की जरूरत है, ये एड की जरूरत है, जिस चीज के लिए
आपने अप्लाई किया है तो उसके बाद आपका मेरिट देखा जाएगा, यानी आपके प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस देखी जाएगी उसके बाद ही ये दिया जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इस पे फोकस किया गया है कि जो पैसा आपको दिया जाता है वो आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पहले कहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो वो फंड है वो आपसे रोका जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा, या तो उसमें कमी लाई जाएगी या तो पूरी तरीके से वो खत्म किया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर इसके बाद भी ये लगातार ऐसी शिकायतें मौजूद हुई कि आप इसका गलत। चलिए, बहुत शुक्रिया कि फैसल हमारे साथ तो ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सरकार ने मन बना लिया है कि अब कार्रवाई होगी उन एनजीओज के लिए जो सरकारी अहकामात के बावजूद भी अपना काम करेंगे। और सरकारी एदाद-ओ-शुमार जो बता रहे हैं वो यही है कि अहमद के लिए अगर 2 मिनट के लिए अगर अहमद के लिए प्रोजेक्ट बना है तो महमूद पर वो खर्च नहीं होगा, और अगर महमूद का है तो अहमद को आप नहीं दे सकते। मोटी मोटी बात इसको आप समझ लीजिएगा। अब ज़रा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर के मामले पर बहस जारी है और आज तीसरा दिन है जब हदबंदी के ऑर्डर को लेकर जो चैलेंज किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए से, उस पर समाअत होगी। और आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात को डिटेल में रखने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 दिन से हाजी अब्दुल गनी खान, मोहम्मद अयूब मट्टू की तरफ से दायर करदा PIL कि हुकूमती सतह पर जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है, जिस तरीके से दीगर काम हुए हैं, ये आईनी रूह के खिलाफ है। और इलेक्शन कमीशन किसी भी अथॉरिटी को, डिलिमिटेशन पैनल को ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि उन्हें कैसे काम करना होगा। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल हो गई है, पब्लिकेशंस जारी कर दी गई है, गैजेट नोटिफिकेशन 5 तारीख को निकल चुका है, 5 मई को। और इस तरीके से डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो मुकम्मल काम करने के बाद, और काम उसने किसके तहत किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और नॉर्म्स के तहत। आर्टिकल 329A जिस कानून के तहत जुडिशियल इंटरफेरेंस, शायद यही आज एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल खेलेंगे। आर्टिकल 329A साफ साफ कह रहा है कि कोई भी कानूनी जवाज, कानूनी अड़चन, कानूनी बात नहीं डाली जा सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है उस नए कानून को जो डिलिमिटेशन कानून के साथ सामने आया है, यानी हदबंदी जिस कानून के तहत हुई है। तो गनी खान साहब और मोहम्मद अयूब मट्टू साहब की तरफ से दायर अर्जी पर पिछले 2 दिन से लगातार बात चल रही है और वकीलों की तरफ से बात सामने रखी गई जा रही है। और आज लास्ट दिन है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बड़े मामले पर किस तरीके से लिया जाएगा। अब जनाब ये तो बात थी सुप्रीम कोर्ट की। जरा बात अब आपको बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की, क्योंकि गरीबों और कमजोर तबके की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हमेशा कदम उठा रही है, मनोज सिन्हा साहब का मानना है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,097 मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त 139.17 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए। 149.17 करोड़ रुपया मुंतकिल कर दिया गया है। और ये साफ कर दिया है उन्होंने कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, इस डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के जरिए से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा, हजारों बेघरों को घर मिलेगा। टारगेट जो था वो 2,06,019 घरों का था। अभी तक मुकम्मल जो हुए हैं वो 1,03,577 हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 35,000 से जायद खानदानों को इस बार जो पैसा यानी 1.5 करोड़ के आसपास की जो रकम है, बल्कि 149.17 करोड़ रुपए की जो रकम है वो सरकार की तरफ से जब दी गई तो तकरीबन 35,000 ऐसे खानदान हैं जिनको बराह रास्त इससे
फायदा मिला है। 35,097, बल्कि ये अफराद हैं, अलग अलग जगहों पर ये तमाम लोग रहते हैं। और सरकार का जो मंसूबा है, सरकार इस बार कहती है कि जो उनके अहदाफ हैं उनमें ये भी है कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा घर इस बार इस मंसूबे के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी देहात पर नजर है, रूरल अलग है, ग्रामीण अलग है, जो गांव के अंदर स्कीम का फायदा जिन लोगों को पहुंचाना है, 2 लाख के आसपास पक्के मकानात बने, ये मंसूबा है। इन अहदाफ को जो तय करना था उन तक सरकार अभी तक 1,03,500 से ज्यादा मकानात तामीर करके इन टारगेट्स के तकरीबन 50% अभी तक इन टारगेट्स को अचीव कर चुकी है। दूसरा, पीएमएजीवाई के जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन लोगों को फायदा पहुंचाया जाना है, जिनको पक्के मकानात देने हैं, उनको सरकार के मुताबिक, वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक किस्तों में जो पैसा दिया जाता है, इनमें 50% जो टारगेट्स अचीव किए गए हैं, इतने ही लोगों को जिनकी मकानात हुए हैं, पहली किस्त कम से कम इनके ज्यादातर खातों में चली गई है, जिसका मतलब होगा कि अब दूसरी किस्त में दोबारा इनको पैसा जाएगा। यानी जो सरकारी रकूमात मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का घर करने के लिए 1 लाख प्लस मकानात, लेकिन साथ साथ सरकार के मुताबिक जो पैसा दिया जाना था वो अब तक दिया जा चुका है। 50% ये टारगेट भी सेट हो चुका है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो एक और अहम फैसले की तरफ लिए चलते हैं। कल दिन भर आपने देखा कि कार्रवाइयां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामिया की जानिब से ये जो राहत लोगों को पहुंचाने की बात कही जा रही है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सरकार के मुताबिक, सेट टारगेट्स के मुताबिक 2 लाख में से 1 लाख से ज्यादा मकानात बन चुके हैं और पीएमएजीवाई, ये जो पीएम स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कुछ एक इलाकों से ये शिकायत हैं कि जो किस्तों में पैसा जाता है इसमें ताखीर आज के वक्त में भी हो रही है, पहले भी हो रही थी, ये जो परेशानी है। लेकिन इंतजामिया कहती है कि 50% टारगेट हमने अब तक अचीव कर लिया है, जो सेट टारगेट्स थे। ग्राउंड रियलिटी आज के वक्त में क्या है और जो शिकायत थी, क्या मकामी सतह पर बहुत हद तक इंतजामिया इस बात पर कामयाब इसमें हुई है कि कम से कम इन शिकायत को दूर किया जा सके, जैसे जैसे काम मुकम्मल हो वैसे वैसे ये रकूमात किस्तों की सूरत में उनके खातों में जाए? देखा जाए तो अभी तक जो टारगेट रखा गया था लगभग 2,06,000 के आसपास जो मकानात बनाने थे, उन लोगों के जिनके कच्चे मकान हैं या खस्ता मकान हैं, उनके अगरचे ये टारगेट 2 लाख के आसपास रखा गया है, लेकिन अभी तक जो सरकार का डेटा है वो 1,03,000 मकानों को पूरा किया गया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये साल का डेटा नहीं दिखाया गया है जो सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि काफी डिले हो रहा है। जितने भी इंस्टॉलमेंट्स ऐसे जो मुस्तकीन हैं उन्हें जब फराहम की जा रही है तो उसमें काफी जो है डिले हमने देखा है। और दूसरी बात ये है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका जो निशान रखा है, जिन्हें इस चीज के लिए रखा गया था कि इन्हें ये पक्के मकान दिए जाएंगे, वो तादाद सिर्फ 2 लाख नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, बल्कि वो लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास है। लेकिन सरकार के पास जो स्टेप डेटा था कि कितने मकान फिलहाल हमें देने हैं, उसमें से 50% अप्रॉक्सीमेटली वो पूरा किया जा चुका है। एक चीज और भी आज के टाइम में, अभी जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं, एक साथी लिख रहे हैं कि आज तकरीबन 5 माह बीत गए हैं, काम तो पूरा किया है लेकिन अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट के लिए वो सरकारी दफ्तर जाना है। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम को लाने की बात या स्ट्रीमलाइन करने की बात होती है, क्या इस हवाले से भी कोई वक्ती तौर पर कोई तब्दीली आई है? क्योंकि जब हम अभी बात कर ही रहे हैं तो पहली शिकायत जिस हवाले से मैंने सवाल भी पूछा था, वही सवाल एक बार फिर से हमारे सामने आया है। हाँ, देखिए, ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस रखा गया है, ये सरकार की तरफ से डेटा ऑनलाइन जो है वो रखने के लिए रखा गया है। अदरवाइज जो कोई मुस्तहक है या जो कोई साइल है, जब उसे ये ऑनलाइन प्रोसेस के लिए गुजरना पड़ता है तो उसके लिए उसे ऑफलाइन कॉपियां भी पहले भरनी पड़ती है। तो यहाँ एट द सेम टाइम दोनों चीजें चलती हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन सरकार के लिए अपनी सहूलियत के लिए कुछ डेटा जो है वो उन्हें सेव रहता है, लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस से एक साइल को गुजरना पड़ता है और इसमें भी बहुत सारा वक्त लगता है। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि पहली हो या दूसरी इंस्टॉलमेंट हो, उसको हासिल करने में साल लग जाते हैं, लेकिन जो सेट क्राइटेरिया इसके लिए था उससे ज्यादा वक्त इससे वही जो है फिर एक इंसान को जाना पड़ता है, एक साइल को जाना पड़ता है और फिर ये मुराद हासिल करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार पर बात कर रहे थे। अब जब सरकार की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ कार्रवाइयों की भी बात करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, हालांकि हरियाणा तक भी छापेमारी हुई, लेकिन वो अलग केस था। FFA के सिलसिले में
FA जो फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का जो भर्ती घोटाला मामला था या तहरीरी इम्तिहान में धांधली का जो केस था, उसमें हमने देखा कार्रवाई हुई। लेकिन बात यहां पर उस केस की भी जहां पहले ही CBI कार्रवाई कर रही है, और ये केस है जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी जो SI की जो भर्तियां होनी थी यूनियन टेरिटरी के अंदर, और उसके बाद इसमें कई तरह के इल्जामात आयद हुए, सवालात पूछे गए इंतजामिया से, और बिलाखिर जम्मू कश्मीर सरकार ने सिफारिश की कि केस CBI के पास जाएगा। इस केस में मजीद मामला आगे बढ़ा, 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की गई थी। अब जो एक मुलजिम इनमें BSF अफसर है, उसने कहा था कि उसे जमानत दी जाए, अदालत से रुजू किया था, अर्जी दायर की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूटमेंट स्कैम था, इसमें हाईकोर्ट की तरफ से जो जमानत अर्जी थी BSF ऑफिसर की, वो खारिज कर दी गई। यानी किसी किस्म की राहत इस शख्स को नहीं मिली, जिसका बराह रास्त नाम आया था और कहा गया था कि जर्नैल सिंह के घर पर जब जम्मू के अंदर चट्ठा में पेपर लीक हो रहे थे तो तकरीबन 10-10 लाख रुपए कीमत भी तय की जा रही थी, और ये BSF ऑफिसर मुबैना तौर वहां भी मौजूद था। इस तरह की कुछ शवाहिद जो है वो CBI के हाथ लगी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया गया था। 12 नवंबर को CBI की तरफ से इस केस में 24 लोगों के नाम जाहिर किए गए चार्जशीट के जरिए, जिसमें जर्नैल सिंह का नाम भी है, और माफ कीजिएगा कर्नैल सिंह का नाम है, और कर्नैल सिंह ने यह कहते हुए अदालत से रुजू करते हुए कहा था कि अब तिब्बी बुनियादों पर इस वक्त उनके मेडिकल के कुछ इश्यूज हैं, लिहाजा उन्हें फिलहाल जमानत दी जाए। लेकिन क्योंकि 24 लोगों में इनका नाम भी आया था, तो फिलहाल ये मैक्सिमम लोग जो हैं वो गिरफ्तार होने के बाद सजाएं भी साथ साथ काट रहे हैं, और सवालात का सिलसिला भी इनसे एजेंसी जारी रखे हुए हैं। तो कर्नैल सिंह को कोई राहत नहीं मिली। पहले ही आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर की तारीख को कर्नैल सिंह को गिरफ्तार किया गया था CBI की जानिब से, फिर जम्मू में एक पेशी भी हो चुकी है, फिर अदालत से कहा गया कि आप तिब्बी बुनियादों पर ही सही लेकिन कम से कम जमानत अर्जी को मंजूर कर लें। लेकिन ये केस जब से मार्च में चला है, कर्नैल सिंह का नाम सरे फहरिस्त था, शायद उनका छूटना बेहद मुश्किल था। और कल भी CBI के जो वकील थे, जो उनकी तरफ से काउंसिल दलाइल पेश कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्त मुखालफत की है इस अर्जी की, और बिलाखिर वो इसमें कामयाब भी हुए। तो कर्नैल सिंह के लिए आज भी कोई राहत नहीं है, ना उनको जमानत मिली, ना उनकी अर्जी एक्सेप्ट हुई, उसे भी खारिज कर दिया गया। फिलहाल उन्हें ये सजा का सिलसिला यूं ही काटना होगा। अच्छा जी, इधर को गिरफ्तार इधर कल पूरे दिन भी तकरीबन 13 से 14 मकामात पर छापामार कार्रवाइयां की गई हैं CBI की तरफ से, और ये CBI की कार्रवाइयां जो हुई हैं ये FAA केस के तहत हुई हैं। FAA में भी धांधलियों का इल्ज़ाम है, जिसके बाद तफ्तीश बड़े पैमाने पर CBI के अफसर कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है कि 14 मकामात पर जो छापामार कार्रवाइयाँ की गई है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर बरामद हुई हैं, और उन बरामदशुदा चीज़ों से मज़ीद तहकीकात जो है वो आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सामने आ रहा है कि कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स और कुछ और लोगों के नाम भी FAA के लिस्ट में आ सकते हैं, जिसके बाद गिरफ्तारियां जो है वो बहुत जल्द मजीद मुतवक्का। और कल भी जब हमने देखा कि SSB के अफसरों के साथ भी कल पूछताछ हुई थी, और हमारे ज़राया ये कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द मजीद गिरफ्तारियां FAA के मामले पर भी देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए जनाब, अब जरा बात करते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर आपको मौसम का मिजाज बताएंगे। वादी कश्मीर का मौसम का मिजाज बताना इसलिए भी अहम है क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अय्याम सर्दी जो है अगरचे आहिस्ता आहिस्ता करके उसने दस्तक दे दी है पूरी वादी के अंदर, और घना और कोहरा जो है वो सुबह सुबह झील डल और लद्दाख शहरा पर खासा नज़र आ रहा है। फिर आप गुलमर्ग से जब आप ऊपर जाते हैं, अफरवट की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से दिख रही है। और कई बर्फ और पहाड़ियों के बीच रात भर जो है वो ठंडी रही है, ठंड रहा है, और इस ठंडे मौसम के बीच दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है शहर श्रीनगर से दर्जा हरारत के अंदर, रात के दर्जा हरारत में। और अभी एक हफ्ते तक मौसम इसी तरीके का रहेगा, कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। दिन में हल्की से दरमियाना दर्जे की धूप भी होगी, लेकिन शिद्दत जो सर्दी की है वो लगातार देखने को मिलेंगी। और अब महकमे मौसमियात के पेशन गोई के बाद महकमा सयाहत के चेहरे खिल उठ रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि रवां माह के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान जो एक बड़े कार्निवल्स का एहतमाम किया जा रहा है, विंटर फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है, चाहे वो सोनमर्ग हो, इस बार पहली बार वहाँ होगा,
गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी और दीगर मकामात हो, तो यहाँ की ओर सयाहत का जो तवज्जो मरकूज हुआ, इससे सयाहों की आमद जो है वो मुतवक्का है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से गुलमर्ग और पहलगाम के होटलियर्स मालिकान की अगर आप बात को सुनते हैं तो ये हौसला कुन बात सामने आ रही है कि लगातार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ रहा है, यानी सयाह रजिस्टर हो रहे हैं और हर दिन गुजरने के साथ हजारों की तादाद में सयाह पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क से जम्मू कश्मीर का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खबर कि मौसम का मिजाज उसी तरीके का रहेगा जो आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि रात को सर्दी बहुत ज्यादा दस्तक देगी और दिन में हल्की धूप भी होगी। तहाँ पर कहीं भी जगह पर मौसमियात महकमे की पेशन गोई के मुताबिक बारिश या बर्फबारी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। चलिए इसके साथ साथ जरा आगे बढ़ते हैं। बात अब चूंकि अब सर्दियां हैं और आज 1 दिसंबर है तो आज से छुट्टियों का भी आगाज हो गया है छोटी क्लासेस के लिए, जो कैलेंडर है उस हिसाब से। और फिर 5 तारीख से आप देखेंगे कि जो बड़ी क्लासेस है 8वीं से ऊपर हैं उनके लिए विंटर सेशन में जो आने वाले हैं उनके लिए छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से फिर 19 दिसंबर के बाद आप जो बड़ी यानी हायर क्लासेस हैं उनके लिए भी छुट्टियों का तय शेड्यूल या जो कैलेंडर है उसके मुताबिक छुट्टियां देखेंगी। लेकिन कुछ तब्दीलियां निज़ाम के अंदर लाने की तैयारियां मजीद इस वक्त की जा रही हैं। बात जम्मू कश्मीर SCRT के हवाले से जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग इस वक्त है उसकी तरफ से भी मजीद तैयारियां की गई हैं और इस सिलसिले में अगला जो सेशन 2022 और 23 का होगा उसमें ये इस तरह का पहला कोई कदम होगा जब एक अलग तरीके से 2022 और 23 सेशन के लिए नए मॉडल का जो पेपर है, सवालिया जो पर्चा है वो तैयार किया गया है JK SCRT की तरफ से। 8वीं जमात के इम्तिहान के लिए एक नया मॉडल होगा लेकिन ये 5वीं से शुरू किया जाएगा और कंसर्न अथॉरिटी जो है या जो JK SCRT है वो ये मानती है कि एक तो इससे निसाब के अंदर जो कहीं इम्बैलेंस था, जो गैप्स रहे थे उनको दूर करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है और अलग किस्म का ये पर्चा लेकर आएंगे। दूसरा ये माना जाता है कि आज के वक्त में भी जो बच्चों को ये परेशानी थी इम्तिहान के दौरान, कम से कम हर बार ये एकेडमिक ईयर में एक बार शिकायत आती थी कि उसातिज़ा या जो टीचर्स हैं जब पेपर मुकम्मल हो जाता था तो उसके बाद सवाल ये आता था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। इस बार वो शिकायत नहीं आएगी। अभी कैसे दूर किया जाएगा, कुछ टेक्निकलिटीज जो हैं वो SCRT की तरफ से बताई गई हैं, लेकिन एक नया किस्म का मॉडल है जो इससे पहले 1999 से 2005 तक केरला के अंदर अपनाया जा चुका है और कहा जा रहा है कि यकसानियत लाने की कोशिश है और मुकम्मल तौर पर कवरेज हो सके। एक तो ये कि जो शिकायत जो माजी में रही है कि आउट ऑफ सिलेबस है वो इस बार कम से कम इस नए मॉडल के तहत नहीं होगी। केरला में 6 से 7 साल तक इस मॉडल को अपनाया गया है जो बहुत कामयाब भी रहा है और उसी तर्ज पर जो 5वीं से 8वीं जमात, लेकिन कोशिश ये है कि 5th, 6th, 7th और 8th, लेकिन ये वही हैं जो SCRT के तहत आते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग। अभी JK बोस ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है या कोई गौर नहीं किया है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक और ये कहा जाता है कि हर बच्चे को जो तालीम का हक है उसके हवाले से जब हम कवानीन की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 का जो है उसमें एक तरह से ये तरमीम है, उसके हिसाब से ये कदम उठाया गया है और निसाब में यकसानियत। और ये जो सवाल था कि आउट ऑफ सिलेबस सवालात आते हैं, कुछ बच्चों की शिकायत रहती थी, वो कम से कम दूर होगी। जो खदशात थे या तहफ़्फ़ुज़ात उनको भी दूर किया जाएगा, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर इसका नफाज हर क्लास के लिए नहीं है। ये सवालिया पर्चा अलग मॉडल का होगा लेकिन 2 से 3 क्लासेस का, मगर एक तरह से एक ट्रायल भी कहा जा सकता है, एक टेस्ट भी JK SCRT का कहा जाए। चलिए जनाब, इसके साथ ही जनाब वक्त हो गया जी 9:32 का छोटा सा तिजारती वक्फा होगा। वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि मुल्क की मईशत का पहिया किस तरीके से घूम रहा है। तमाम तर मनफी रिपोर्ट्स के बावजूद भी पुरउम्मीद क्यों भारत की सरकार है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि 5G इंस्टॉलेशंस के हवाले से जहां मुल्क भर के अंदर काम चल रहा है तो कुछ इन एंड आउट्स भी आए हैं, यानी कुछ इक़दामात भी उठाने होंगे, क्या कुछ करना होगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कश्मीर फाइल को लेकर तनाज़ा थमा नहीं है। इजराइल में जूरी का दोबारा बयान आया है तो जम्मू में एहतजाज भी हो रहे हैं। क्या कुछ खबर है और सियासत किस तरीके से चल रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।